नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हमारी बातचीत होती है डॉक्टर्स से और हम हेल्थ से जुड़े हुए तमाम विषयों पे बातचीत करते हैं। और आज के इंटरेस्टिंग सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज गोयल, डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी फोर्टिस हेल्थ केयर। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पे। तो बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको बता दूं कि TV9 डिजिटल ने एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। लेकिन आखिरकार ये इनिशिएटिव क्या है, उस पे एक नजर। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद से ही हम डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के बारे में हर जगह पढ़ रहे हैं। ऐसे में आज मैं समझने की कोशिश करना चाहूंगी कि आखिरकार ये दोनों क्या है, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो वायरस है बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक के बाद एक दूसरे में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा फास्ट होता है कि चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और वायरस हमेशा कोशिश अपग्रेड करने का, ज्यादा इन्फेक्शन ज्यादा। तो ये बहुत पुराना नेचर है वायरस का, और कोरोना के साथ भी यही हुआ। तो जब हमारा फर्स्ट वेरिएंट जो कि चाइना से आया था, जिसे कि हम लोग ने WHO ने नाम दिया अल्फा वेरिएंट, उसके बाद इसके अंदर ये म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक चेंजेस आए और उसके सब ये ज्यादा खतरनाक हो गया है, ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है। ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये इंडिया में ओरिजिन हुआ था और उसके बाद जब ये और देशों में फैला, जब यूके में गया तो वहाँ पर सबको फिर से और म्यूटेट किया और अपने को मॉडिफाई किया जेनेटिकली, जिसको कि नया नाम दिया गया डेल्टा प्लस। और ऐसा माना जाता है कि आगे की दुनिया में आगे जो वायरल इन्फेक्शन जो फैलेगा वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से और डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से ही फैलेगा। बिल्कुल डॉक्टर, और साफ तौर पर इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ऐसा क्यों? ऐसा है, WHO ने 5 वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहा गया, जिसे कि शॉर्ट में VOC कहते हैं। अगर हम देखें तो जहाँ तक माना जाता है कि ये वायरस अपने को 4000 टाइम्स म्यूटेट कर चुका है। तो इसमें जो 5 वेरिएंट है, जिनमें कि डेल्टा और डेल्टा प्लस उन पांचों में से एक है। ये वेरिएंट इसलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है बिकॉज आगे उम्मीद है कि ये पेंडेमिक को यही दोनों वायरसेस आगे बढ़ाएंगे और पूरे विश्व में यही फैलेंगे और इनकी जो इन्फेक्टिविटी है और उनकी वजह से जो बीमारी की जो तीव्रता है वो ज्यादा तेज होने की संभावना है। इसलिए इसके बारे में एक चिंता का विषय है। इसके लिए इसका नाम, इनको हम वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या VOC कहते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि पूरे विश्व में अब यही वायरस है जिसका नाम हम बार बार सुनने वाले हैं भविष्य में। ऐसे में आपसे मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जो खबरें आ रही हैं कि तीसरी लहर में भी सबसे अहम योगदान इसी डेल्टा प्लस वेरिएंट का रहेगा, इस बात से आप भी वो रखते हैं? और ये सारी साइंटिफिक कम्युनिटी, वायरोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा मानते हैं, यूके, यूएस के और हमारे देश के वायरोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो नई लहर आएगी पूरे विश्व में वो डेल्टा प्लस और डेल्टा जैसे आएगी। ऑफ कोर्स जो ब्राजील है या जो अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे भी जो बीटा वेरिएंट है उसका प्रकोप ज्यादा चल रहा है। पर आगे ये माना जाता है कि 70-80% चांसेस यही होंगे कि इन्हीं वेरिएंट्स की वजह से ये जो पेंडेमिक है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन डॉक्टर, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि इसको डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक बात कही जा रही है कि ये यंगस्टर्स के लिए और खास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होगा। बिल्कुल सच बात है। और ये देखा गया है कि ये जब फर्स्ट टाइम पैंडेमिक आई थी, जो कि सो कॉल्ड अल्फा वेरिएंट की वजह से, उसमें बच्चों में इतना ज्यादा असर नहीं हो रहा था। हालांकि उसमें भी
चल रही थी। पर इस बार हमने देखा बच्चों में, यंग एडल्ट्स में 22 साल, 23 साल के उम्र के लोग, 30 लोग की उम्र में पेशेंट्स हमारे सामने आए और उनमें इन्फेक्शन मिला और इन्फेक्शन की तीव्रता बहुत ज़्यादा हुई। जैसे कि पहले माना जाता था कि यंग एज में बच्चों में इसकी तीव्रता बहुत कम होती है, और इस बार बहुत ही ज़्यादा तीव्रता के साथ ये वायरस उस एज ग्रुप में भी आया था। तो डेफ़िनेटली अब कोई भी एज ग्रुप ऐसा नहीं कहा जा सकता जो कि वल्नरेबल नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे में एज ग्रुप की तो बात आपने यहाँ पे की, लेकिन प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी क्या काफी घातक साबित होगा ये वायरस? प्रेगनेंसी हमेशा से इशू थी, कोरोना में एक हाई रिस्क फैक्टर रहा है। अगर हम जी। देखें हाई रिस्क पेशेंट प्रेगनेंसी में है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेग्नेंट वीमेन में भी इसका प्रकोप होने की ज़्यादा संभावना है। और हमारे पास लास्ट जो वेव आई थी, जो ये सेकेंड वेव जो चल, उसमें काफ़ी प्रेग्नेंट वीमेन थी जो कि अफेक्टेड थी, उनमें काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर, हमने देखा कि पहली वेव से अगर हम तुलना करें तो दूसरी वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और बहुत जल्दी वायरस का संक्रमण फैल रहा था। ऐसे में तीसरी वेव की अगर हम बात करें तो पहले से ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को तो आपने जैसे बताया कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया गया है। ऐसे में ये कितना कंटेजियस होने वाला है? डेल्टा प्लस को कहा जाता है कि उससे भी ज़्यादा कॉन्टेजियस होगा, और ये कहा जाता है कि 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होगा अपने पेरेंट, यानी जो कि अल्फा से जिससे निकला था। और इससे जो चांसेस हैं कि लंग में इन्फेक्शन होने के दुगने चांसेस होंगे। तो ये रियली बहुत ही चिंता का विषय है। डॉक्टर, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार तो पेशेंट को समय भी नहीं देगा वो। हमने देखा सेकेंड वेव में कि जैसे ही कोई भी पेशेंट संक्रमित हो रहा था कोरोना से, उससे 2 से 3 दिन में ही उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी और उसके बाद जान पर भी खतरा आ रहा था। तो ऐसे में अगर इस वायरस की हम बात करें, ये कौन से अंग पर अटैक करेगा? देखो, ये जितने भी वायरस हैं, वक्त तो वही है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है सबसे ज़्यादा उसी को ही इफेक्ट करेगा। लंग के अंदर निमोनिया होना, लंग के अंदर इंजरी पहुंचाना, डैमेज पहुंचाना, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना, ये सबसे ज़्यादा वहीं पर इफेक्ट करेगा। पर इसके साथ ये सोचा जाता है कि जो इसकी सिम्टोलॉजी है, ये बता रही है कि ब्रेन के ऊपर भी इसका असर हो सकता है, आंतों के ऊपर यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इसका असर हो सकता है। लोगों को बहुत ज़्यादा लूज मोशन, डायरिया की इसकी तकलीफ के साथ आना पड़ सकता है, जिसमें डिहाइड्रेशन और उसके कॉम्प्लिकेशन होने की भी संभावना ज़्यादा है। तो मतलब न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस होने के और भी ज़्यादा चांसेस हैं। बिसाइड्स की जो लंग में जो इन्फेक्शन होगा उसकी तीव्रता होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। डॉक्टर, वैक्सीनेशन ड्राइव भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में कितना ज़्यादा कारगर होगी अगर हम कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ? देखो, इसमें पूरी दुनिया का कंसर्न ये है कि ये जो म्यूटेंट्स हैं, ये हो सकता है हमारे जो वैक्सीन से इम्यूनिटी मिल रही हो उसको ये पास कर सकें, उसको ब्रीच कर सकें। पर अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऐसा नहीं मिला है। और ये देखा गया कि हमारी जो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, ये इसमें करीब 60 to 65% इफेक्टिव है। तो अगर देखा जाए तो इस वायरस से बचने का जो मेन मूल मंत्र है वो वैक्सीनेशन ही है। जी। तभी दुनिया में माना जाता है कि वैक्सीन के द्वारा ही हम इसको आगे रोक सकते हैं, और वैक्सीन इसके अगेंस्ट कारगर है, ऐसा कि माना जाता है। लेकिन डॉक्टर्स, कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि ये वैक्सीनेशन को भी इवेट कर रहा है। तो ऐसे में डेल्टा ऐसा है। प्लस वेरिएंट। जी। हाँ, ये कंसर्न है, और ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ इसमें एटलीस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस है वैक्सीन का, ऐसा कि माना गया, पर अभी प्रूवन नहीं है क्योंकि बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। जैसे कहा जाता है कि जो मैसेंजर फाइजर का जो वैक्सीन है उसमें 90% बचाव कर सकता है, जबकि और वेरिएंट का वो 95% बचाव कर सकता है। सिमिलरली अगर देखा जाए कि कोवैक्सीन या ये कोविशील्ड है और वायरसेस के वेरिएंट के अगेंस्ट 70-75% इफेक्टिव है, इसके अगेंस्ट शायद 60-65% इफेक्टिव है। तो पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन की इम्यून सिस्टम को ये ब्रीच कर सके, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वैक्सीन ना लगवाएं, वैक्सीन हमें ज़रूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन हमें ज़रूर लगवानी है, भले ही जो भी हो। डॉक्टर, ये लगातार म्यूटेट हो रहा है वायरस। ऐसे में सभी के जहन में सवाल ये है कि आखिरकार ये म्यूटेशन जो हैं कब तक चलेंगे, कितने वेरिएंट और आएंगे, कब तक इस पे काबू पाया जाएगा और कब लोगों की ज़िंदगी एक बार फिर से पहले जैसे हो पाएगी? देखो, जितना हम इस वायरस को मल्टीप्लाई करने की का न्योता देते रहेंगे, जितना ये मल्टीप्लाई करेगा, जितना ये दूसरों को इन्फेक्ट करेगा, जितना ये पैंडेमिक और तेजी से बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस म्यूटेशन के होंगे। जी। इसको रोकने का तरीका है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी को रोका जाए, इसके जो इन्फेक्शन है उसको रोका जाए, और उसके लिए जो कि सबसे ज़्यादा कारगर उपाय है वो यही है कि हमें वैक्सीन लगानी पड़ेगी। इसको जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन हो सके लोगों को हम लगाएं। और साथ में जो हमारा मूल मंत्र है बचाव के, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, उनको हम बहुत ही केयरफुली फॉलो करें।
और डॉक्टर, हर्ड इम्यूनिटी हमारा देश या पूरी दुनिया कब अटेन कर पाएगी? क्योंकि ऐसे में जब सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी को कम करता है डेल्टा प्लस वेरिएंट, लगातार म्यूटेट हो रहा है ये वायरस, ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी हम कैसे अटेन कर पाएंगे डॉक्टर? हर्ड इम्यूनिटी अटेन करने का एक ही तरीका होता है, वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन। जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में वैक्सीन की ड्राइव चल रही है और डेवलप कंट्रीज में स्पेशली ड्राइव चल रही है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग को एक एक दिन के अंदर वैक्सीनेट किया जा रहा है। जी। तो जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी हम लोग को वैक्सीनेट कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी चांस है कि हमें हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो सकेगी। बिकॉज हर्ड इम्यूनिटी का फ़ायदा ये है कि अगर 60 से 70% लोगों को अगर हम इम्यूनाइज कर सकें बाई वैक्सीनेशन, तो बाकी जो बचे लोग होंगे वो उससे इन्फेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज वायरस को दूसरों में इन्फेक्ट होने का उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो हर्ड इम्यूनिटी का फायदा ये होता है कि जो हु आर नॉट इवन इम्यूनाइज, जिन लोगों की वैक्सीन नहीं मिली है, वो भी इस वायरस के प्रकोप से बच सकते हैं। तो इसलिए जब हम अपने को वैक्सीन लगाते हैं तो इसमें अब हम अपने न केवल हम अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरे के प्रोटेक्शन के अंदर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना किसी हेजिटेंसी के, बिना किसी सोच कंसर्न के हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। डॉक्टर, सबसे ज़रूरी सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी कोरोना हुआ था दूसरी लहर के दौरान, तो ऐसे में जो तमाम दर्शक हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा कि अगर हमें पहली लहर या दूसरी लहर के दौरान एक बार कोरोना हो चुका है और हम ठीक भी हो चुके हैं, ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्ट होने के क्या चांसेस होंगे? चांसेस हो सकते हैं पर कम है। जितनी भी स्टडीज हुई हैं और अब तो काफ़ी रियल वर्ल्ड डेटा है जिसमें देखा गया कि पहले अगर इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर इन्फेक्शन होता भी तो उसकी सिवियरिटी बहुत कम होती है। पर हम इस वायरस को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। ये ना सोच के चले कि मुझे पहले अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो मैं बिल्कुल इम्यूनाइज्ड हूँ और मैं सारे जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, हैंड हाइजीन है, कॉफ हाइजीन है, तो हम उसको इग्नोर करें और बिल्कुल खुला घूमें, खुद को अपने को खुला छोड़ दें। ऐसा हमें नहीं करना है। जो रूटीन प्रिकॉशंस हैं, जो कि जनरल प्रिकॉशन को हमें बराबर जी। लेते रहना होगा, और जब भी टर्न हमारा वैक्सीनेशन का आएगा, इवन आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड, हमें अपने को जरूर वैक्सीनेट करना होगा। डॉक्टर, हमने सेकेंड वेव में भी देखा कि कई लोग जो कि संक्रमित हुए थे उनमें डेल्टा वेरिएंट पाया गया। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में अब बात हो रही है, सिम्टम्स कितने अलग होंगे ये बाकी वेरिएंट से? देखो, चूंकि सबसे ज्यादा लंग का इफेक्ट होना है, तो जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो तो ज्यादा होने ही होने, जब खांसी आना, सांस फूलना। पर इसमें देखा गया है इस वाले वेरिएंट में कि सिर में दर्द का होना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, स्किन रैशेज होना, ये कुछ एडिशनल सिम्टम्स हैं जो कि लंग के जो सिम्टम्स होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, उनके अलावा ज़्यादा होने की संभावना है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो इसकी पुराने वायरस के मुकाबले थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, पर डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व मोस्टली इन्वॉल्व होगा, जिसमें कि सांस का फूलना, खांसी आना, सोच होना, वो इसके प्रमुख सिम्टम बने रहेंगे। डॉक्टर, मैं कहीं पढ़ रही थी, आप मुझे बताएं कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि आजकल इतनी रिपोर्ट्स आती हैं और इतनी खबरें होती हैं, ऐसे में आधी चीज़ें तो भ्रमित करने वाली भी होती हैं। तो दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि अगर आपको एक बार कोरोना हो चुका है और आप पहली डोज ऑफ वैक्सीनेशन ले चुके हैं, ऐसे में क्या आपको दूसरी डोज ऑफ वैक्सीनेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्या आप 100% प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट द डेल्टा प्लस वेरिएंट? देखिए, ऐसा है, वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल है जो कि हमें एब्सोल्युटली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि कोविशील्ड की ये है कि उसको 3 की जो सेकंड डोज थी और फर्स्ट डोज के बीच में 84 से दिन से 90 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। वैसे कोवैक्सीन के लिए 1 महीने का डिफरेंस होना है। तो जो भी शेड्यूल वैक्सीनेशन उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। पर यदि किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको रिकवरी के 3 महीने बाद अपनी फर्स्ट या सेकंड डोज जो भी शेड्यूल होगी वो ज़रूर लगवानी चाहिए। यहाँ बात ये सोचने की है कि क्या 100% प्रोटेक्शन होता है? कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, और हमें मान के चलना है कि जस्ट हम वी आर नॉट लुकिंग एट कि 100% प्रोटेक्शन, हमें ये भी देखना है कि हमें ये प्रोटेक्ट करेगी, और अगर मान लो इन्फेक्शन होता भी तो चांसेस है कि सीवियर डिजीज होने से हमें बचा सकेगी, तो एटलीस्ट हमारी जान बची रहेगी और हम सही सलामत बने रहेंगे। इसलिए वैक्सीनेशन के बारे में कोई भी कंसर्न हमें नहीं रखना चाहिए, और जैसा हमारा शेड्यूल बनता है, जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी मिलती है और जो भी फर्स्ट अवेलेबल वैक्सीन हमारे आसपास होती है उसको हमें ज़रूर लगवा लेना चाहिए। डॉक्टर, ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल तो यही है कि अब जब थर्ड वेव के बारे में लगातार बात हो रही है, ऐसे में हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा कर रख सकते हैं? क्योंकि हम सभी के साथ इंसान की एक प्रवृत्ति होती है कि जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो वो पुरानी चीज़ें भूल जाता है। तो पुराना जैसा विनाश जो हमने दूसरी लहर में देखा वो एक बार फिर से ना देखने को मिले, ऐसे में हम सबको आप ज़रूरी बातें बताएं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हमें उस दूसरी वे का जो विनाश है उसको भूलना चाहिए। वो हमेशा हमें अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, और वो फियर फैक्टर हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और हमें ये मान के चलना चाहिए कि चाहे हम वैक्सीनेटेड हैं, चाहे हमें पहले हमें कोरोना हो चुका है और हमें 100% प्रोटेक्टेड हैं, ये बात हमें अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अगर ज़रूरी हो तो भी बाहर निकलें,
मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हैंड हाइजीन रखें, अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें। यदि आपको खांसी, बुखार, जी। सांस फूलने की तकलीफ होती है, डॉक्टर से तुरंत सलाह करें। साथ ही साथ जैसे कि हम बार-बार आपसे कह रहे हैं, वैक्सीनेशन, 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 बिकॉज़ यही आपको, चाहे कोई भी वेरिएंट हो, अभी दुनिया में यही माना जाता है कि वैक्सीन ही सबसे प्रमुख हथियार है इस वायरस से बचने का। तो जब भी हमें अपना शेड्यूल, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और जो भी जी। वैक्सीन हमें मिलती है, उसको हम जल्दी से जल्दी और तुरंत लगवा लें। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। अब जबकि लगातार ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव किसी भी वक्त आ सकती है और डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहले से ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार कर दिया गया है। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप TV9 डिजिटल के साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़ी तमाम जानकारी दी। तो चलिए, आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए हेल्थ केयर एक्सपर्ट के साथ और आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, जाने से पहले आप सभी को मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि TV9 डिजिटल ने एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। TV9 वैन यानी कि वेटिंग एरिया नेटवर्क। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं पेशेंट्स एजुकेशनल वीडियोज फॉर द वेटिंग एरिया। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।